नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2012 के हल प्रश्न पत्र को तैयार करेंगे। अब तक जितने भी प्रश्न पत्र आपको तैयार कराए हैं, यदि आपने गहनता के साथ उनको पढ़ा होगा, समझा होगा, तो यह निष्कर्ष निकल के सामने आया होगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं वह प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अब जो मेरे द्वारा हमेशा कहा जाता था वह सिद्ध हो गया होगा। चलिए पहला सवाल देखते हैं। हड़प्पा के स्थल दिए गए हैं और किस राज्य में या फिर कहाँ अवस्थित हैं उनका मिलान करना है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, या दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का भारत में उत्तरी विस्तार है। दायमाबाद दक्षिणी विस्तार है, कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान में है और राखीगढ़ी हरियाणा में अवस्थित है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में जो स्थल है हड़प्पा का, वह हड़प्पा सभ्यता का भारत में पूर्वी विस्तार है, याद रखिएगा। वहीं दोस्तों अफगानिस्तान में सुतकांगेडोर जो है वह हड़प्पा सभ्यता का पश्चिमी विस्तार है, याद रखिएगा। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो कि हरियाणा में अवस्थित है। वैदिक काल की नदियां दी गई हैं और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं, दोनों को मिलाना है। कुभा नदी जो है उसको वर्तमान में काबुल नदी के नाम से जाना जाता है। परुष्णी नदी को रावी नाम से जाना जाता है, या वही नदी है दोस्तों जहां पर 10 राज्य युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। सदानीरा गंडक के नाम से प्रसिद्ध है और सतुद्री या फिर सतुद्री सतलज के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर अवस्थित है या फिर अवस्थित था दोस्तों? तो बोध गया, याद रखिएगा। यहीं पर भगवान बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को ही वर्तमान में फाल्गु नदी के नाम से जाना जाता है और हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा है कि इसी नदी पर बिहार का रबर डैम बनाया गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कर्पूर मंजरी की रचना जो है दोस्तों हर्ष के बजाय राजशेखर के द्वारा की गई है, याद रखिएगा। बाकी मालविकाग्निमित्रम कालिदास के द्वारा, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, सौंदरानंद जो है वह अश्वघोष की रचना है। पुंड्रबर्धन भुक्ति अवस्थित थी दोस्तों कहाँ? उत्तर बंगाल में, याद रखिएगा। यह पाल, चंद्र और सेन जो बंगाल के शासक थे, इनके क्षेत्राधिकार में आती थी। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो सही जवाब है कुलोत्तुंग प्रथम। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा इसको। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं? तो सही जवाब है 3 और 4, नन्नय और टिक्कन। ये जो है महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात हैं। चैनल जो है टेलीग्राम का चैनल है, टारगेट करंट 123, टारगेट करंट AK 123, इसको ज्वाइन कीजिए। सारी अपडेट्स आपको यहीं पर मिलती रहेंगी। और दोस्तों करंट अफेयर्स की क्विज चल रही है, वह भी आपको यहीं पर दी जा रही है। जितने भी मारक प्रश्न हैं करंट अफेयर्स के, सब आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो ज़रूर ज्वाइन करें। और साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मतलब उसकी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था दोस्तों? तो सही जवाब है मिस्र का राजा था। मिस्र में ही दोस्तों COP27 का इस बार आयोजन किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अल सीसी, ठीक है, अल सीसी ने जो है जो गणतंत्र दिवस पे परेड हुई उसको देख के सीटी बजाई, तो वह जो है अल सीसी जो है वह मुख्य अतिथि रहे हैं गणतंत्र दिवस पर, याद रखिएगा। कौन से संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे दोस्तों? तो सही जवाब है 3 और 4, तोंडी और मुसिर, या फिर कहीं कहीं मुजरिस भी मिलेगा। दोनों ही
पश्चिमी तट पर स्थित थे। फिर है मध्यकालीन इतिहास से पूछे गए सवालों को देखते हैं। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर जो है बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया था। और अंतिम खलीफा का नाम क्या था? अल मुस्तसीम। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है, हरविजय सूरी। इन्हें जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि से विभूषित किया था, यह भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। कौन जहांगीर के चित्रकार थे? तो सही जवाब है दोस्तों अब्दुल हसन और अकारिजा। तो विकल्प बी सही है। जहांगीर के चित्रकारों में अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर माधव और गोवर्धन, ये तीनों जो हैं दोस्तों कौन कौन से, जो हिंदू जो भगवान हैं, भगवान कृष्ण, उनके ही पर्याय हैं। तो याद रखिएगा, भूलेंगे नहीं, मनोहर माधव और गोवर्धन ये प्रमुख चित्रकार थे। ये दोस्तों याद करने के लायक होते हैं और कुछ नहीं, जो आपको बताता हूँ। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था, याद रखिएगा। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी दोस्तों? तो अकबर द्वितीय ने जो है उनको राजा राम मोहन मतलब राजा की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। और दोस्तों इनकी समाधि जो है दोस्तों इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। ये जो है अकबर द्वितीय के द्वारा ही इंग्लैंड भेजे गए थे उनके काम के सिलसिले में, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इनकी जो समाधि है वह इंग्लैंड में है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना सबसे पहले हुई थी दिए गए विकल्पों में। और स्थापना की किसने थी? तो डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी किसने? राजा राम मोहन राय ने। कब? 1817 में। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई थी। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना भी 1875 में ही हुई थी, जो कि अलीगढ़ कॉलेज के नाम से वर्तमान में जाना जाता है, मतलब बाद में अलीगढ़ कॉलेज बना। दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा 14 और 18 वर्ष। यही दोस्तों उम्र जो है मतलब यही उम्र सीमा जो है 1872 में बने नेटिव मैरिज एक्ट में भी रखी गई थी। उसमें भी दोस्तों लड़कों की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 7 दूनी 14 वर्ष रखी गई थी। तो 1872 में यह अधिनियम बना था। तो लड़के पहले भारत में आते हैं वरीयता के क्रम में, पुरुषवादी मानसिकता है भारत में, तो लड़कों को पहले रखते हैं। तो 18 वर्ष और 7 और 2 की जब गुणा कर देंगे तो 14 वर्ष हो जाएगा। तो नेटिव मैरिज एक्ट के तहत भी 14 और 18 वर्ष ही निर्धारित की गई थी। 1929 में अजमेर निवासी हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून बनाया गया था, जो कि 1930 में लागू हुआ था। समाचार पत्र दिए गए हैं और उनकी भाषा दी गई है, दोनों का मिलान करना है। भारत मित्र समाचार पत्र हिंदी में संपादित होता था, राष्ट्रमत मराठी में, प्रजा मित्र गुजराती में और नायक बंगाली में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर, याद रखिएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो विट्ठल भाई पटेल।
1937 के चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? तो सही जवाब है रफ़ीक अहमद किदवई। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और यही जो सरकार गठित की गई थी, इसने कुल कितने माह शासन किया था? तो 28 माह। पिछले वाले पेपर में आपको बताया है। कांग्रेस अध्यक्ष दिए गए हैं और अधिवेशन दिए गए हैं दोस्तों, उनको मिलाना है। तो सरोजिनी नायडू जो हैं दोस्तों, कानपुर अधिवेशन से संबंधित हैं। इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वह हरपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। और पुरुषोत्तम दास टंडन जी जो हैं दोस्तों, नासिक अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। बाकी एम.ए. अंसारी जो बचे हैं वह मद्रास अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं, याद रखिएगा। किस अधिवेशन में भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव हो पाया? किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों? तो सही जवाब है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। दोस्तों अच्छा प्रिंट नहीं आया है, थोड़ा मैनेज कर लीजिए। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो सही जवाब है अफगानिस्तान में। और दोस्तों प्रेसिडेंट तो महेंद्र प्रताप थे, लेकिन प्रधानमंत्री कौन थे? तो बरकतुल्ला। यह भी याद रखिएगा, इन्होंने नहीं मेंशन किया है लेकिन यह सवाल पूछ लिया जाता है। जो सरकार गठित की गई थी कब? 1915 में। उसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप जी थे और जो प्रधानमंत्री थे वह बरकतुल्ला थे। निम्नलिखित में से किन आंदोलनों ने महिलाओं को घर की चार दीवारी से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया? तो चारों आंदोलन कौन कौन से? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। चारों ही आंदोलनों में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फिर भूगोल से पूछे गए सवालों को देखते हैं। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है दोस्तों, तो सही जवाब है थार। थार मरुस्थल है, सर्वाधिक जनसंख्या यहीं पर है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? तो कोलेरू झील जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में अवस्थित है, याद रखिएगा। पुलिकट झील जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है, ना कि केरल में अवस्थित है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में अवस्थित है। और नक्की झील दोस्तों देख लेते हैं कहाँ अवस्थित है, दिया है कि नहीं दिया है। जी हाँ, नक्की झील राजस्थान में अवस्थित है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? एकदम बच्चा सवाल है। सरसों खरीफ के बजाय रबी की फसल है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है? तो आंध्र प्रदेश 2010 के अनुसार जो है आंध्र प्रदेश। लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र पर तंबाकू की कृषि करने वाला राज्य 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार गुजरात है, याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश में ही केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। आंध्र प्रदेश में कहाँ? राजमुंदरी। बहुत आयोग प्रिय सवाल है, याद रखिएगा राजमुंदरी। दोस्तों ये सारे आंकड़े जो उत्पादन से संबंधित हैं, चाहे वो खनिज हो चाहे फसलें हों, ये सब आपको आर्थिकी के निचोड़ के तहत उपलब्ध करा दूंगा। थोड़ा धीरज रखिए, अभी और अभी केवल ट्रेंड समझ जाइए कि कहाँ तक आयोग पूछ सकता है। इन पश्चिमी वाहिनी, इसीलिए दोस्तों करंट अफेयर्स के सवाल छुड़वा देता हूँ आपके लिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आपके लिए अलग से करा रहा हूँ और ये भी दोस्तों करंट अफेयर्स में ही शामिल किया जाएगा सवाल जो अभी आपको ऊपर बताया है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी, याद रखिएगा।
फिर दोस्तों बांध दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, नागार्जुन सागर गोदावरी नदी के बजाय दोस्तों कृष्णा नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है, जो कि भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत के निम्न राज्यों में से किस में सागौन का वन पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। 2018 में इसको रिपीट मारा है। अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी को जो है जैविक मरुस्थल कहा जाता है दोस्तों, और इसको बंगाल का शोक भी कहा जाता है, याद रखिएगा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो बम्बई हाई से या फिर बॉम्बे हाई से किया जाता है, याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। दोस्तों खनन क्षेत्र दिए गए हैं और वह किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं, इनका हमको मिलान करना है। तो गुरु महिसानी जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, तलचर जो है वह कोयला के लिए, जादूगोड़ा या फिर जादूगुड़ा यूरेनियम के लिए, और जावर सीसा के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है दोस्तों? तो चेन्नई जो है खुला सागरीय बंदरगाह है। विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह है दोस्तों, साथ ही यह एक प्राकृतिक बंदरगाह भी है। भारत में सबसे गहरा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों कौन सा है? तो मुंबई, याद रखिएगा। मुंबई और कोचीन और विशाखापत्तनम तीनों बंदरगाह जो हैं वह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो अनाईमुडी जो है वह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि केरल राज्य में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो मध्य प्रदेश जो है 2020 के अनुसार भी मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। मूंगफली निम्नलिखित में से कहाँ की प्रमुख फसल है दोस्तों? तो गैम्बिया की प्रमुख फसल है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है दोस्तों? तो अर्जेंटीना के बाद भारत, भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर ब्राज़ील। आरोही क्रम की बात हो रही है, मतलब बढ़ते क्रम में, तो याद रखिएगा। निम्न में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है दोस्तों? तो सवाना शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। बाकी पंपाज, डाउन्स और बेल्ट जो हैं शीतोष्ण घास के मैदान हैं। डाउन्स दोस्तों कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट जो है अफ्रीका में है और पंपाज जो है ब्राज़ील में है, याद रखिएगा। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का उदाहरण है, याद रखिएगा। निम्न में से कहाँ विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है दोस्तों? तो सही जवाब है वेनेजुएला। फिर क्या करना है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो जनजातियां दी गई हैं दोस्तों। फुलानी जो है पश्चिमी अफ्रीका में रहते हैं, बंतू सहारा में नहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं, ये तो मुझे भी नहीं पता है कहाँ रहते हैं। बंतू जो है पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में निवास करते हैं। फुलानी ठीक है पश्चिमी अफ्रीका, मसाई पूर्वी अफ्रीका, नूबा जो है सूडान में रहते हैं दोस्तों। और ये जो मसाई है ना, ये अपने हाथ पर थूक कर चाट लेते हैं, या वहाँ पर एक अभिवादन की गतिविधि के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो सही जवाब है दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। इसको मैंने करंट अफेयर्स में भी बताया है। कजाकिस्तान की राजधानी वर्तमान में अस्तना से बदल कर जो है क्या कर दी गई है? नूर सुल्तान। जी हाँ, यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है।
निम्न में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो रूस जो है हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी या डेथ वैली किसका उदाहरण है दोस्तों? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है, याद रखिएगा। फिर है, निम्न में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है दोस्तों? तो सही जवाब है 0.8 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो भारत में स्थापित नहीं किया गया है। वर्तमान में चौकसी स्टेशनों की संख्या 31 है। अल्जीरिया, ब्राज़ील, केन्या में वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित हैं, लेकिन भारत में अभी तक यह स्थापित नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है दोस्तों। प्रथम पर्यावरण दिवस भी पूछ लिया जाता है, कब मनाया गया था? 1973 में। 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम भी आपको रट लेनी है, ओनली वन अर्थ, यह भी पूछ ली जाती है। पारिस्थितिक विज्ञानों का केंद्र जो है दोस्तों बेंगलुरु में अवस्थित है। भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों कोलकाता के बजाय भोपाल में अवस्थित है, याद रखिएगा। और हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में अवस्थित है। जैव मंडल स्थल दिए गए हैं दोस्तों और उनके स्थापना वर्ष दिए गए हैं, इनका मिलान करना है। नीलगिरी जो है कब स्थापित किया गया? 1986 में। नंदा देवी उसके 2 वर्ष बाद 1988 में, और सुंदरबन 1989 में। कंचनजंगा 2000 में स्थापित किया गया। पारिस्थितिकीय इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ऐसे ही सवाल ज़्यादा रिपीट करता है आयोग। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, एकदम सही है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अपमुक्त करने हेतु, साथ ही तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। तो चारों विकल्प सही हैं। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील स्थल माने जाते हैं? पुनः दोस्तों रिपीट सवाल पूछा गया है, जो कि आगे की परीक्षाओं में लगातार पूछा गया है। तो दोस्तों हॉट स्पॉट की बात हो रही है तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, याद रखिएगा, यही 2 विकल्प सही हैं। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं दोस्तों? तो आर्सेनिक अजैविक प्रदूषक है, बाकी बैक्टीरिया, शैवाल और विषाणु जो हैं वह जैविक प्रदूषक हैं। लाइकेन सबसे अच्छे सूचक हैं दोस्तों किसके? तो वायु प्रदूषण के हैं, याद रखिएगा, कई बार सवाल रिपीट हुआ है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो कंफ्यूज नहीं होना, एकदम बारीकी से इसको जान लीजिए, जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि अक्सर लोग इसको गलत कर देते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? बार बार रिपीट किया जाने वाला आयोग प्रिय प्रश्न है, नागपुर। नीरी की बात हो रही है, नीरी नागपुर, ऐसे ही इसको याद रखते हैं। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट 1958 में स्थापित किया गया। निम्न में से कौन से ओजोन के रिक्त कारक हैं दोस्तों? तो तीनों जो हैं उसमें क्या क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन्स और कार्बन टेट्राक्लोराइड, तीनों ही ओजोन के रिक्त कारक हैं। आपको पता होगा ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है, जो कि सूर्य से आने वाली यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जो कि धरातल पर जीवधारियों में चर्म कैंसर को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होती हैं। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? तो इकोटोन कहलाता है। यह संक्रमण क्षेत्र या संक्रांतिक एक ही बात है। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं?
तो एकदम सरल सा सवाल है, पारिस्थितिक पदछाप। माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है दोस्तों? तो सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि जो है प्रवाल विरंजन के लिए जिम्मेदार कारक है। प्रवाल विरंजन समुद्री तापन और अम्लता में वृद्धि के कारण होता है, जिसमें सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मौत दोनों घटित होती हैं। आप लोग जान रहे होंगे। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? देखिए, दूसरा सवाल काजीरंगा से पूछ लिया गया है दोस्तों। काजीरंगा जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। कहाँ अवस्थित है? असम में अवस्थित है, गोलाघाट नौगांव जिले में। यह भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो खंबात की खाड़ी जो है ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। मृगरीचिका का कारण क्या है दोस्तों? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है मृगमरीचिका का कारण है, याद रखिएगा। इसी के कारण जो है व्यक्ति को मरुस्थल में भी जल के होने का आभास होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किसके द्वारा दोस्तों? तो तरंग दैर्घ्य के द्वारा प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इम्पोर्टेंट सवाल है। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वह सबसे अधिक और बैंगनी रंग की प्रकाश तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है दोस्तों तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनियाँ होती हैं उनको श्रव्य ध्वनियाँ कहते हैं, और 20 से 20,000 के बीच की जो ध्वनियाँ होती हैं आवृत्ति की, उनको जो है अवश्रव्य कहते हैं, और इसके बाद वाली पराश्रव्य कहलाती हैं। मनुष्य के द्वारा जो सुनी जाने वाली ध्वनि की आवृत्ति होती है वह 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, मतलब अवश्रव्य ध्वनियाँ ये 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज। मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो बाष्पीकरण के कारण जल ठंडा रहता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा भी जा सकता है। गर्मियों की शुरुआत हो रही है इलाहाबाद में, तो आप जान ही रहे होंगे कि मटका कल्चर चलता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है क्या? उद्दीप्त विकिरण। लेजर की कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, रट ले। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। बीएससी या फिर इंटर में आपने पढ़ा होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों दोस्तों? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? दोस्तों फिर से वही सवाल पूछा गया जो बार बार रिपीट होता है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए दिया जाता है। और होमी जहांगीर भाभा को परमाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब दोस्तों क्या होता है? आयतन उसका घटता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्न में से किसकी कमी हो जाती है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स जो हैं दोस्तों शरीर में रक्त स्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। डीएनए के दी हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था दोस्तों? तो वाटसन और क्रिक ने किया था। पर्णहरित में निम्न में से कौन सा तत्व पाया जाता है? एकदम अयोग प्रिय सवाल है, मैग्नीशियम। फंक ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? तो विटामिन का आविष्कार किया था, याद रखिएगा।
दूध का धवल रंग निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो केसीन नामक प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ये दोस्तों एकदम बच्चा सवाल है, कई बार आपको बता चुका हूं। फिर अगला सवाल है, बताना है कि रोग जो है वह कौन सा किससे होता है? तो एड्स जो है दोस्तों विषाणु जनित रोग है, आप सभी को पता होगा। एड्स जो है वह विषाणु जनित रोग है। गंजापन जो है वह जीवाणु जनित है। मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ जनित है। बच्चा भैया प्लेग तो वह जो है कवक जनित है, याद रखिएगा। एमआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। 2011 को पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है दोस्तों? तो रिंडर पेस्ट के लिए, याद रखिएगा, जो कि पशुओं में होने वाली बीमारी थी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सवाल क्या क्या पूछे गए हैं? कौन सा सही सुमेलित है? नाग जो है प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है, यही सही है दोस्तों। त्रिशूल जो है सतह से सतह नहीं बल्कि दोस्तों सतह से वायु की ओर चलाया जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है, याद रखिएगा, सतह से हवा में। पृथ्वी मिसाइल जो है वह सतह से सतह, अग्नि भी सतह से सतह। पिनाका जो है मतलब बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है, याद रखिएगा, ना कि हल्का वायु युद्धक। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या होता है? तो सीपीयू होता है, याद रखिएगा। सीपीयू की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। पिछली बार समीक्षा अधिकारी में कई लोगों ने इसको गलत किया था। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, याद रखिएगा। सिम की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो सही जवाब है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। भारतीय संसद में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर होगा। तो सही जवाब है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 108। और अनुच्छेद 118 के तहत क्या है दोस्तों प्रावधान? दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। आहूत का मतलब दोस्तों बुलाना होता है, तो बुलाएगा राष्ट्रपति और अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष, अनुच्छेद 118 के तहत, याद रखिएगा। तो 108 और 118 दोनों लगभग सेम दिखाई पड़ रहे हैं, आकृति के आधार पे बता रहा हूँ। 0 के बाद 1 आता है, बस 1 कर दीजिएगा, तुरंत जो है अध्यक्षता वाला अनुच्छेद आपको मिल जाएगा। धन विधेयक कहाँ पुनर्स्थापित किया जाता है? तो लोकसभा में स्थापित किया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है? बहुत आयोग प्रिय प्रश्न है, 109 में। फिर है, भारत में निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन से संबंध रहा है, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है? दोस्तों थोड़ा धुंधला हो गया है मामला, देख लीजिएगा। तो बीबी गिरी जो हैं ट्रेड यूनियन आंदोलन से जो हैं संबद्ध रहे हैं, जो कि चौथे राष्ट्रपति भी थे भारत के। 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। एटक की बात हो रही है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 1/3, 1/3। 73वें संविधान संशोधन के आधार जो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई, उसी के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया। आपसे पूछा जा सकता है कब पारित हुआ? तो 1994 में पारित हुआ।
जो कि 22 अप्रैल 1994 से लागू भी हुआ। याद रखिएगा, जो 73वां संविधान संशोधन है वह 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो उत्तर प्रदेश में जो है जो पंचायत विधि संशोधन विधेयक है, बच्चे दोस्तों चिल पो किए पड़े हैं, उसको इग्नोर करिएगा। तो 22 अप्रैल 1994 में प्रवर्तित हुआ, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके तहत प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में प्रत्येक स्तर पर महिलाओं के लिए कुल स्थानों के 1/3 स्थान आरक्षित किए गए हैं। निम्न में से कौन राज्यपाल की नियुक्ति करता है? एकदम बच्चा सवाल है दोस्तों। तो भारत के राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद भी धारण करता है, याद रखिएगा। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है कब दोस्तों? यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प 2/3 बहुमत से पारित कर दे, और यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 249 में किया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो सही जवाब है लोकसभा के प्रति। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में इसका प्रावधान है। राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, राज्य विधानसभा की बात हो रही है दोस्तों, तो राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता है। और ऐसा ही दोस्तों केंद्र के संदर्भ में भी सही है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है दोस्तों? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से लोकसभा के सदस्य और दूसरा राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलकर जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और संविधान के अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा के द्वारा, याद रखिएगा। निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो संविधान के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 148 में जो है कैग का जो है प्रावधान किया गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है दोस्तों? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। संविधान के अनुच्छेद 324 में जो है निर्वाचन आयुक्त का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो सही जवाब है स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। भारतीय संविधान में भाग 4(a) के तहत अनुच्छेद 51(a) जोड़कर यह प्रावधान किया गया। 42वां संविधान संशोधन था, यह भी याद रखिएगा। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। निम्न में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? ऐसे प्राधिकरण जिनका उल्लेख संविधान में है। तो राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, दोनों कथन सही हैं। बाकी एक मिनट दोस्तों, इन्होंने जो है जिला पंचायत को भी, जी हाँ दोस्तों, ये उसी में आ जाएगा, तो जिला पंचायत भी उसी में आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद। वर्तमान में योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग ने ले ली है। निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका अथवा प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है? तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में यह निर्णय लिया गया। निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ?
तो राजस्थान में कब? 2 अक्टूबर 1959 को। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जवाब है 5। फिर है, निम्न में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो सही जवाब है गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब बाद में। निम्न में से किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ? बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है। 2008 में। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो वह प्रतिशत है 37.2%। 2004 में जो है इस समिति ने जो है इसका आकलन किया था और कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी का प्रतिशत कितना है? लगभग 42%, और शहरी क्षेत्र में जो है लगभग 26%। दोनों ही आंकड़े याद कर लीजिए। दोनों क्या? तीनों। निम्न में से किसके द्वारा अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब है ग्रामीण बैंकिंग से। वित्तीय समावेशन हेतु भारत में फरवरी 2011 में स्वाभिमान योजना का जो है शुभारंभ किया गया। आपसे यह वर्ष भी पूछा जा सकता है। निम्न में से किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग प्राप्त है दोस्तों? तो यह जो है करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको हम लोग आर्थिकी के तहत कंप्लीट कर लेंगे। आर्थिक समीक्षा 21-22 के आंकड़े दिए गए हैं, वो भी किसी काम के नहीं हैं। हम लोग इसको आर्थिकी से कर लेंगे या फिर अभी आर्थिक समीक्षा आपको कराना बाकी है। याद रखिएगा दोस्तों, एक बार ज़रूर देखिए। बजट से जितने भी सवाल आपको परीक्षा में मिल सकते हैं सब कराए गए हैं। मात्र 20 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है? तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। याद रखिएगा। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो सही जवाब है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। फिर है, निम्न में से किस देश ने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया था? तो भारत ने कब? 1952 में। वो अलग बात है कि जनसंख्या बढ़ाने के मामले में हम दूसरे नंबर पे हैं और 2030 तक जो है उसको पीछे छोड़ देंगे चाइना को। 2030 तक क्या दोस्तों, 2023 के ही अंत में। थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, 23 है, 23 ही है, एक बार देख लीजिएगा। करंट अफेयर्स में आपको बताया है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो विजय केलकर थे। याद रखिएगा। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। 14वें के वाई रेड्डी, 15वें के एन.के. सिंह हैं। याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना है तो प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का निर्दिष्ट लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 9%। और इसमें कृषि क्षेत्र की वृद्धि कितनी तय की गई है? 4%। याद रखिएगा। उद्योग क्षेत्र की 9.6% और सेवा क्षेत्र की 10%। भारत की जनसंख्या 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो उत्तर प्रदेश। चाहे अनंतिम हो चाहे अंतिम हो, दोनों में एक ही बात है। वर्ष 2011 के अनुमान के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है? तो 17.5%। दोस्तों इसी बार रपटा के मेहनत कीजिए और सफल हो जाइए, अन्यथा ये आंकड़े जो हैं दोबारा आने वाले हैं। तो पहले अंतरिम हमको पढ़ने पड़ेंगे, फिर पुनः अंतिम पढ़ने पड़ेंगे, खटिया खड़ी हो जाएगी। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों देखिए
फिर से अनंतिम पूछ लिया गया, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो अनंतिम आंकड़ों के अनुसार जो है छत्तीसगढ़ में था। इसको तो अंतिम आंकड़ों के अनुसार भी छत्तीसगढ़ ही है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार। राज्य विशेष से भी इस बार सवाल पूछे जाने की प्रबल संभावना है। लोग जो है हो हल्ला और धरना करने का भी मन बना रहे हैं और बातचीत भी चल रही है कि प्री में जो है वेटेज उत्तर प्रदेश से पूछे जाने वाले सवालों का बढ़ाया जाए। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज, और जो कि दोस्तों तर्कसंगत भी है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? तो 1/3। अभी हम इसको ऊपर भी पढ़ चुके हैं। फिर है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के 2012 के चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुईं? करंट अफेयर्स का सवाल है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है, याद रखिएगा। अब करंट अफेयर्स के एकदम शुद्ध सवाल दिए गए जिनको हम लोग छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे और विविध पे आते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब है देहरादून। कल की वीडियो में भी आपको बताया था, पुनः बता दे रहा हूँ। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है, अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है और अली यावर जंग राष्ट्रीय मूक बधिर संस्थान मुंबई में है और मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद जो कि हैदराबाद में है। दोस्तों याद रखने का लॉजिक बताया था कि जो हैदराबाद विरासत थी, वहाँ का जो निजाम था वह मानसिक रूप से विक्षिप्त था, विकलांग था, इसीलिए वह बात नहीं मान रहा था। तो जो भारतीय पुलिस है उसने जो है ऑपरेशन पोलो चलाकर जो है इसको पेला माफ़ कीजिएगा, इसकी पिलाई की। हमारे यहाँ इस शब्द को कहा जाता है, उसको अन्यथा मत लीजिएगा, केवल और केवल ट्रिक के लिए बता रहा हूँ ताकि चीज़ें याद रहें। तो ऑपरेशन पोलो चलाकर इस निजाम को पेला गया और जो है हैदराबाद को विलय कर लिया गया भारत में। तो वहीं पर जो है मानसिक विकलांग संस्थान अवस्थित है। इस तरह से भूलेंगे नहीं दोस्तों। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है, तो अब कभी नहीं भूलेंगे, हैदराबाद के निजाम से संबंधित है। निम्नलिखित पत्रकारों में से किसने अपनी आत्मकथा लखनऊ बाय शीर्षक से लिखी? तो विनोद मेहता। फिर सूची 1 को सूची 2 से जो है मिलान करना है। अर्जुन पुरस्कार दिए गए, करंट अफेयर्स का सवाल है, इसको छोड़ते हुए और इस पेपर को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। अब जो है दोस्तों इसी वीडियो के साथ यह किताब पूरी कंप्लीट होती है और समय मिला तो आप लोगों की डिमांड के अनुरूप जो यूपीपीसीएस में पहले मुख्य परीक्षा में PYQs पूछे जाते थे, मतलब MCQs फॉर्मेट में सवाल पूछे जाते थे, उनका PYQs आपको कराऊंगा। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।